नमस्कार, स्वदेश आर में आपका स्वागत है। मैं हूं निकुंज डालमिया और शेयर बाजार के अंदर आज हमने देखा एक प्रकार की रिलीफ रैली देखने को मिली थी। हालांकि यूएस मार्केट्स कल रात को नीचे बंद हुए थे। फेड ने एक इंडिकेशन दिया है कि अगर कोरोना वायरस का वेरिएंट बढ़ता है तो इस समय उसकी वजह से इन्फ्लेशन वापस आएगी और फेड को जो टेपरिंग वो प्लान कर रहे हैं शायद वो टेपरिंग इस समय रफ्तार पकड़ सकती है। मगर इसके बावजूद भी भारतीय शेयर बाजार आज अच्छी खासी तेज़ी के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा था काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। मेटल स्टॉक्स के अंदर भी हमने देखा था कि अच्छी खासी तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। तो क्या एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार इस समय ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा है? अगर आप पिछले 7-8 दिनों में देखें तो इंडियन मार्केट्स हैव मूव्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कल की बात करें, कल सब शेयर बाज़ार ऊपर थे मगर भारतीय शेयर बाज़ार नीचे बंद हुआ। आज सुबह यूएस मार्केट्स से जो हैंडओवर हमें मिला था अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे थे। तो इस समय शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक बात तो तय है कि भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर जो एक तरफ का जो उछाल देखने को मिल रहा था वह एक प्रकार से उस पर पूर्ण विराम लग चुका है और आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वॉलेटिलिटी का मतलब यह है कि हम दोनों साइड मूव देखेंगे। हमने देखा ट्यूसडे को अर्थात कल शेयर बाज़ार ऊपर खुला, नीचे बंद हुआ। आज शेयर बाज़ार फ्लैट बंद हुआ, फिर ऊपर बंद हुआ है। तो वॉलेटिलिटी इस समय एक जाहिर सी बात है वापस आ चुकी है। मगर वॉलेटिलिटी और रिस्क में एक डिफरेंस है। हम कल इस बात पे चर्चा कर रहे थे, उसी बात को मैं दोबारा इंडोर्स करना चाहूँगा दैट द बुल मार्केट इज़ नॉट ओवर। मगर जो हम करंट डिक्लाइन देख रहे हैं, करेक्शन देख रहे हैं, इसको एक बुल मार्केट करेक्शन बोला जा सकता है। मैंने इतने साल से शेयर बाज़ार को जो ट्रैक कर रहा है उसमें एक कॉमन लिंक हमेशा पाया है कि जब भी शेयर बाज़ार के अंदर कोई बड़ा शेकआउट होता है तो एक ट्रेंड चेंज होता है। और मेरा इस समय मानना है कि बैंकों पर और बैंकों के शेयरों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर भारतीय इकॉनमी वापस आ रही है तो जाहिर है सबसे बड़ा बेनिफिट बैंक्स को मिलेगा। कुमार मंगलम बिरला ने कुछ दिन पहले कहा है कि ये जो दशक है वो भारत के लिए केपेक्स का महाकुंभ है। तो अगर कंपनियां एक्सपैंड करेंगी, बैलेंस शीट बढ़ाएंगी, किसको बेनिफिट मिलेगा? बैंक्स को बेनिफिट मिलेगा। बैंक्स इस साल एक प्रकार के अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है और क्योंकि इसके अंदर दो फंडामेंटल कंसर्न्स थी, एनपीए की कंसर्न्स पेंडेमिक की वजह से और फिनटेक की कंसर्न। पेटीएम के बाद एक बात तो तय है कि बैंक्स का जो बिजनेस है वो फिनटेक उनको हिला नहीं पाएगा और केपेक्स और एनपीए के कंसर्न हमारे पीछे हैं और केपेक्स की वजह से ग्रोथ आ रही है। तो मेरा यह मानना है कि लार्ज बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स पे नज़र रखिए, वहाँ पर करेक्शन अच्छा खासा आ चुका है और हो सकता है आने वाले दिनों में उनमें उछाल देखने को मिले। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो इस समय हाई वैल्यूएशंस वाली कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज में निवेश नहीं करना चाहिए बिकॉज उनके वैल्यूएशन ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन वापस आ रही है, हो सकता है कुछ दिनों के लिए उनमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। और तीसरी नज़र जो आपको रखनी चाहिए वो आपको रखनी चाहिए इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में। यहाँ पर हो सकता है कि एक कॉशन बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अगर मैं एक मैक्रो सेटअप को बयान करूं तो इस समय डॉलर इंडेक्स में हम देख रहे हैं तेज़ी आ रही है और डॉलर इंडेक्स की जो तेज़ी है क्या वो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में क्या उसकी वजह से डिक्लाइन आ सकता है? और अगर आ सकता है तो हमें इस बात के लिए ज़रूर सचेत रहना चाहिए। तो अगर डायरेक्शनली आप मैक्रो इंडिकेटर देख रहे हैं तो आने वाले 3-4 दिनों के लिए मैं इमर्जिंग मार्केट करेंसीज का जो मूवमेंट है वह काफ़ी बारीकी से देखूंगा, बैंकिंग स्टॉक्स में नज़र रखूंगा और नीचे आने पर फिर से हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अर्थात ऑटो और स्पेशली उन कंपनीज में नज़र रखनी चाहिए जिनको ईवी से बेनिफिट मिल रहा है। बिल्कुल निकुंज, यहाँ पर आपने बाजार की चाल को लेकर अपनी राय रखी, लेकिन ऐसा ही कुछ नजरिया फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा का भी है जिनसे आपने आज बातचीत भी की। और चलिए अब दर्शकों को सुना लेते हैं इस खास बातचीत के कुछ अंश। Shankar, on paper it is a 10% correction, which theoretically is not a big correction, but individual stocks have corrected 15 to 20%. This is just the beginning of the winter.
So are we in for a tough winter this year? So I think the markets were anyway looking for an excuse to correct, and all of us have been looking for this very elusive correction now for I think at least 7-8 months. Usually, what happens in markets is they will keep climbing the wall of any worry for a reasonable length of time. But come a point when they've rallied a lot, then something like this Omicron virus or some other, straws in the wind, like the Fed sort of changing its stance, or at least people say it's changing. I don't think it is. All those are just mere reasons to justify a correction, which was anyway overdue. And if you look at in particular India and Indian small and mid caps, I mean, they have been, just a remarkable run from the middle of last year. And that kind of thing simply just cannot keep going on month after month. You cannot make 5% returns every month on an aggregate portfolio. It's just not sustainable. You will and you should have months in which you're down 5 or 10%. And I think you've just seen that kind of month go past. I don't think it's the start of a bear market by any stretch. But, I think this correction was long overdue, and the reasons are coming in the form of this new virus or the Fed speak or whatever, else there might be. Shankar, historically, you've always maintained that there is nothing called, India unique story. It is all about global connection and global correlation. So if I draw to your attention to what is happening in other emerging markets, largely the Korean market, the Brazilian market, and where Hong Kong has moved, these markets are at a fresh low for 2021, and we are massively outperforming. So do you think other markets will catch up, or we will go down? That's a very uncomfortable question. The fact of the matter is that the Koreas and Brazils of the world did very well last year. Our markets didn't do that well this year. So last year, so we were due anyway for a sharp outperformance. But the interesting thing, Nikunj, is that if you were to compare India to, let's say, a global benchmark like the MSCI World or ACWI index, on a long-term basis, there is no significant outperformance that India has had. It is only from February in particular this year that you've seen a big, sharp sort of breakout, relative performance relative to the global benchmarks. Otherwise, India has kind of traded in line with global markets, in particular the emerging market, for a fairly long period of time. I just think in context of, let's say, Brazilian market, India is far, far better. There is no question about it. The kind of companies we have here and the kind of depth of the market and the liquidity available. India is a standout emerging market. It's almost a developed market in terms of parameters on which you want to evaluate markets, which is diversity of companies, the amount of liquidity available, the kind of trading systems, the kind of regulation. I think India is strictly first world. It really doesn't belong on this lens to emerging markets. So I think India deserves to outperform. I think it will. But it is just going to take a breather for now because it has run up too fast and in very, very short span of time. The panic around the new virus variant, is that genuine, or we should take it with not a pinch of salt but with a bag of salt, given that there are commercials involved by global medical companies here? I am not an expert on this, Nikunj. All I can say is that I don't think you've seen the end of viruses. That has been my view. Even after the vaccine came out, in November last year, that the vaccine is out. It's probably going to solve the problem that we are encountering, but can it solve all future problems? Because I think the virus or the mutants of the viruses are just going to keep coming because this genie is out of the bottle. How it mutates itself, we have no idea. And the latest virus is a good case in point that we had the Delta variant, and we have had a few milestones along the way ever since the first outbreak, happened last year. So I think this is somewhat serious. I don't think it is end of the world. I think the world will figure out a way to solve this problem also. But it just gives markets a decent reason to correct it. Markets were looking for a reason to correct, and we have it right here. So, Shankar, now that markets have corrected, now whether 10% is the right level or 15% is the right level, only in hindsight we can figure out. But we can certainly divide the market in three parts: buy, sell and hold.
So why don't you do that for our viewers? Identify pockets which are a buy after the correction, stocks which still are a hold which you don't want to sell because the future still looks bright, and sell stocks which are a decisive sell, whether it is because of valuations, earnings, or the change in dynamics. I think the third category, maybe sell is a very harsh word, Nikunj, but definitely the third category are really the financials and the FMCGs, which have been the darling of markets and fund managers for last several years. That entire pack has been a total disaster in the last 15, 18 months. And for right reason, that those businesses, are fairly mature. They traded at crazy valuations. Banks were trading at very, very hefty price to books. And of course, FMCGs were trading at north of 40, 50 times earnings. We kind of kept believing they would continue to trade thus. But the reality is that expensive stocks, can undergo long periods when they deliver nothing, as Hindustan Levers and all these companies have had, multiple years in which they have delivered precisely zero returns. I think that is clearly the avoid basket. Now, in terms of the buy basket, every single thing that we like in small and mid, if you take mid cap IT, nothing has changed at all. If anything, if any new virus, etc., appears, then let's hope this thing is just a mirage and doesn't cause any severe damage to life and businesses. IT remains a standout performer. Pharma might, obviously because of these problems, that's the sector you want to go and buy a bit of. That will get a fillip. But I don't think you will end up with a big lockdown, which will hurt the real businesses, the real economy businesses like real estate or let's say consumption plays, liquor, spirits. Those are, I don't think, going to be impacted massively. I think, but they have corrected. A few of them have corrected. I think this is a great time to go and buy them. So they are both buys and holds, and they avoid, like I said, the banks and the financials and the old line. MNC and consumer discretionary companies. It's a pretty simple trade. I don't think really much has changed in the last 1.5 months' time. So, Shankar, if you're optimistic about economy and the capex and the recovery, then why financials are an avoid? Because A, financials have underperformed, B, financials are the true proxy. Yeah, I remember in 2007, it's exactly the same thing used to be said about infrastructure companies, right? That if India has to grow, infrastructure has to grow. Now we kind of keep forgetting what was talked about in the past, but the reality is that there is nothing called this. If this has to happen, then the other thing must happen. There is no such thing. So India may well become a country which is growing but doesn't require much bank credit. Who knows? And in any case, if we look at the last several years, bank credit has not grown much. It's been consumer credit. Maybe India morphs itself into a different kind of economy. All I'm saying is that is a sector which, to my mind, is a highly cyclical sector. And in an upturn, the cycle, it doesn't necessarily mean that the upturn the benefits will flow through to these institutions, because in finance and fintech, there is a lot of disruption happening. We should not lose sight of that fact, that how the landscape for finance will change in the future, nobody can tell. But you can be pretty sure of one thing, that the banks will not be as dominant in the financial pie chart as they have been in the last 20, 30 years. And if you just take that broad thematic, you can see that maybe, just maybe, these valuations need to contract. Just as e-commerce will have contracted the valuations of FMCG companies, because in e-commerce, a shopper doesn't go to a shelf, right? He is shown advertising and he goes and clicks on the lowest price product. Unlike a retail shelf where a Hindustan Lever can buy premium space and at the eye level, those are the old economy models, but in the new economy model, things get disrupted. So I think fintech, in broad part, is a major threat for banks. And I think that's one of, if not the only reason, at least one of the major reasons to at least remain light on them. रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। नवंबर महीने के ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। टाटा मोटर्स की बिक्री 25% बढ़ी है, वहीं बजाज ऑटो की बिक्री अनुमान से कम रही। एस्कॉर्ट्स की बिक्री 30% घटी है। दूसरी कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे रहे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा।
टाटा मोटर्स को छोड़ के ज़्यादातर जो ऑटो की कंपनीज हैं उन्होंने सबने डी ग्रोथ ही दिखाई है। नवंबर के मंथ की जो सेल्स के उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं, मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा नंबर्स, और आप वो देखिएगा भी। सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो की बिक्री का जो अनुमान था हमारा वो करीब 4 लाख गाड़ियों का था, लेकिन इन्होंने जो बेची हैं वो 3.79 लाख हैं, यानी कि कुल मिला के बिक्री 10% के आसपास घटी है। और इनका जो टू व्हीलर सेगमेंट है वो भी करीब 12% घटा है। और इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, हालांकि वहाँ पे ग्रोथ आई है करीब 10% के, लेकिन कुल मिला के इनकी जो टोटल कमी है वो हमको 10% से ज़्यादा के दिखे कुल बिक्री में, टोटल सेल्स में। सेकंड डिवीज़न है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब इन्होंने 7,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं, जबकि हमारा अपना अनुमान था करीब 9,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे। और एक कुल जो कमी हुई है इस बार नवंबर में पिछले साल के कंपैरिजन में वो करीब 30% के आसपास की है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इनमें घरेलू बिक्री भी करीब 33% के आसपास घटी है। लेकिन एस्कॉर्ट्स एक चीज़ के लिए जाना जाता है वो अपने एक्सपोर्ट्स, तो इन्होंने फिर से एक्सपोर्ट्स में 24% की बढ़ोतरी दिखाई है। टाटा मोटर्स पे आ रहा हूँ मैं, कुल बिक्री इनकी हुई है करीब 2.25 लाख। हमारा अनुमान था कि 3 लाख का आंकड़ा पार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। और इनकी जो कुल बिक्री है जो पिछले साल के मुकाबले अगर मैं आपके सामने फिगर रख रहा हूँ तो वो 15% कम हुई है। इसके अंदर भी अगर आप एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा देखेंगे तो इनका वो भी ठीक है, इन्होंने भी 30% एक्सपोर्ट्स इनका भी बढ़ा है। आगे आते हैं अशोक लीलैंड के नंबर्स पे। अशोक लीलैंड की कुल बिक्री 10,480 यूनिट की रही। हमारा मानना था कि 11,000 से ज़्यादा यूनिट्स की गाड़ियाँ बेच देंगी, लेकिन थोड़ी कम है। पिछले साल के मुकाबले इनकी जो गाड़ियों की बिक्री हुई है वो कम है, और घरेलू बिक्री भी करीब 3-3.5% आसपास घटी है। एक और बेहतर कंपनी जिसने इस बार कुल मिला के पैसेंजर व्हीकल में सबसे अच्छे नंबर दिखाए वो था टाटा मोटर्स। इनकी जो बिक्री है वो करीब 25% बढ़ के 62,000 यूनिट को पार कर गई। हालांकि हमारे अनुमान से थोड़ा कम है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30,000 यूनिट से कम बेच देंगे। फिर भी जो ग्रोथ आई है वो 21% के आसपास की है। साथ ही एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसके साथ ये है कि जो ई व्हीकल्स हैं इन्होंने इस बार 1750 बेच दिए, जबकि पिछले साल सिर्फ 400 ही बेचे थे इन्होंने। अब आते हैं लास्ट एम&एम पे। एम&एम की जो कुल बिक्री है, जिस पैसेंजर व्हीकल बिक्री कहते हैं ऑटोमेशन में, वो करीब 6-6.5% बढ़ी है। और ट्रैक्टर बिक्री के अंदर अगर आप देखें तो अनुमान से थोड़ी कम, वो 27,681 रही है। कुल मिला के एम&एम के नंबर भी हमारी उम्मीद से थोड़े कमज़ोरी थे। मारुति सुजुकी अपनी कारों के दाम एक बार फिर बढ़ा सकती है। मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि कमोडिटी की कीमतें घटने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम एक बार फिर से कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। We were hoping that the commodities will soften in terms of prices, but they haven't, and they did not, and we had to take price hikes in January, in April, and also in September. Yeah, but the price hikes to Maruti Suzuki is the last resort, and we obviously look at Kaizen for reducing cost, improve productivity, improve efficiencies, etc., so that the consumer is not unnecessarily affected. But I'm afraid the increases which we have taken so far do not compensate for the huge increase in the costs because of the commodity price increases. So yes, we are watching the situation very carefully. And in a few days' time, we will take the decision whether we need to go ahead with any sort of hikes in prices. कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने दूसरे देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो आज से ही लागू हो चुकी हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत में एंट्री के लिए कई तरह की टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने साथ ट्रैवल हिस्ट्री और कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। और दिल्ली एयरपोर्ट से ज्यादा अपडेट इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से खास गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गई है। इस समय हम दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अगर यहाँ की हम बात करें तो जो भी यात्री विदेश से आ रहे हैं उनका बाकायदा RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। 2 तरीके की लाइन बनाई गई है। जो हाई रिस्क देशों से आ रहे हैं उनके लिए अलग लाइन बनाई गई है, जहां पर वो अपना RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी देशों से आ रहे हैं वहां पर उनके
लिए अलग लाइन बनाई गई है जहां पर वो अपना RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। 2 तरीके का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। एक की रिपोर्ट 6 घंटे में आ रही है, जबकि दूसरे की रिपोर्ट जो है वो 1 घंटे में आ रही है। हालांकि इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करना होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से खतरा बढ़ा है, इसके मद्देनज़र अगर हम बात करें तो तमाम तरीके की गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। जिन लोगों का, जो लोग विदेश से आ रहे हैं, उनका जिनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पर भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उनके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, उनको 7 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है और 8वें दिन उन्हें फिर से RT-PCR टेस्ट कराने के लिए कहा जा रहा है। अगर बात करें इस नए वेरिएंट को, तो नए वेरिएंट को देखते हुए तमाम राज्यों की तरफ से अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। खास गाइडलाइन जारी की गई है, दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मद्देनज़र जो LNJP अस्पताल है उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। और वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी खास गाइडलाइन जारी की गई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं उनका बाकायदा टेस्ट कराया जाए। निश्चित तौर पर अगर इस नए वेरिएंट की हम बात करें तो इसके दस्तक से जो तमाम देश जो हैं वो दहशत में हैं और यही वजह है कि भारत में ये वेरिएंट दस्तक न दे सके, इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। खास तरीके से एहतियात बरते जा रहे हैं और तमाम तरीके की गाइडलाइन बनाई जा रही है। अनुज मिश्रा, ET नाउ स्वदेश, दिल्ली। तो तेजी से फैलते कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर दिखने लगा है। अब तक 15 से ज्यादा देशों को चपेट में ले चुके ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लोग फिलहाल विदेश जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते। इस वजह से 40 से 50% ट्रैवलर्स ने अपना ट्रैवल प्लान बदल दिया है। तमाम डिटेल्स दे रही हैं सहयोगी कृतिका अरोरा। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बढ़ते रिवाइवल पर रोक लगा दी है। इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि काफी इंक्वायरीज आ रही हैं कस्टमर से। वो ये जानना चाहते हैं कि क्वारंटाइन कैसे होना होगा या स्टेट्स या कंट्रीज के क्या क्वारंटाइन रूल्स हैं, किस तरीके से उन्हें RT-PCR देना होगा, जो कि एक एडेड पेन है उनके लिए। राजीव मेहरा, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के, उन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ दिनों में 40 से 50% ऐसे ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स जो कि इंडिया से बाहर जाने वाले थे, उन्होंने अपनी ट्रिप्स डेफर कर दिए हैं और ऐसा नहीं लगता है कि न्यू ईयर तक वो जाएंगे। इसी तरीके से वो ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बुकिंग्स भी काफी कम हो गई हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। इसी तरीके से ईज माई ट्रिप भी ये कहता है कि उन्हें काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कस्टमर से। वो ये जानना चाहते हैं कि अगर उनकी फ्लाइट्स पोस्टपोन हो जाती हैं या कैंसिल हो जाती हैं तो उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या स्टेट्स के क्या प्रोटोकॉल हैं RT-PCR के लिए। इसी तरीके से प्रदीप शेट्टी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो भी ये कहते हैं कि इस तरीके की खबरें जब आती हैं तो इंडस्ट्री एक बार फिर अनसर्टेन मोड पे आ जाती है। अभी तक रिजॉर्ट्स जो थे उन्होंने 70 to 80% रिवाइवल देखा था, तो रिवाइवल काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन सिटी होटल्स के लिए अभी भी 30 to 40% ही रिवाइवल हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल अभी पूरा नहीं उभरा है। तो इस तरीके की खबरें और इस तरीके के जब वेरिएंट्स आते हैं तो वो दोबारा से फिर एक अनसर्टेन मोड में आ जाते हैं और इंडस्ट्री एक कदम पीछे हो जाती है। हवाई यात्रा से जुड़ी एक और अहम खबर ये है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स कब शुरू होंगी इसकी तारीख वो बाद में बताएंगे। हालांकि 15 दिसंबर की तारीख इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए पहले ही नोटिफाई की जा चुकी थी। इस पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की जो तारीख है 15 दिसंबर, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इस बात का इशारा खुद एविएशन रेगुलेटर DGCA की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने को लेकर के एक नया नोटिफिकेशन लेकर के वो सामने आ सकती है, यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना जो 15 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है इसके पीछे वजह है कोविड का नया वायरस ओमिक्रॉन,
ओमिक्रॉन के चलते जो दुनिया भर में खलबली है, कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन के चलते फ्लाइट्स पे पाबंदी लगाई है, तो भारत भी उसी दिशा में आप देखें तो एहतियातन कदम बढ़ा सकता है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रिज्यूम करना, दोबारा शुरू करना, ये जो फैसला है इसको थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और एहतियातन फिलहाल आप देखें तो देश के सभी एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं, खासकर वो जो 12 मुल्क है जो एट रिस्क कैटेगरी में है, मसलन दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हांगकांग, ऐसे कंट्रीज से जो इंटरनेशनल पैसेंजर आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, सारे कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया जा रहा है, लेकिन कहीं कोई चूक या लापरवाही ना हो, ऐसे में इंटरनेशनल फ्लाइट को दोबारा शुरू करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए वगैरह स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं और एक औपचारिक फैसला जल्द जारी किया जा सकता है। अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं वो सारी फ्लाइट एयर बबल एग्रीमेंट के तहत उड़ान उनकी चालू है। देश के सबसे बड़े वैक्सीन सप्लायर सीरम इंस्टीट्यूट ने दवा रेगुलेटर डीसीजीआई से कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर लगाने की मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के पर्याप्त स्टॉक का हवाला दिया है और कहा है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार को देखते हुए ये इजाजत दी जानी चाहिए। डीजीसीआई को दी अपनी एप्लीकेशन में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी पहले ही एस्ट्राजेनेका को बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे चुकी है। इंस्टीट्यूट का कहना है कि कोरोना महामारी का सामना कर रहे दुनिया के कई देश बूस्टर डोज लगाने की इजाजत दे चुके हैं और भारत में जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी है उनमें से तमाम लोग बूस्टर डोज लगवाना चाहते हैं। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मनी मंत्रा और साथ ही मिलवाएंगे आपको आज के सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर एक बार फिर अतिरिक्त आवंटन कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस वित्त वर्ष में फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है। इस पर तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, चालू वित्त वर्ष के लिए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह आंकड़ा जो है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने बजट में जो सब्सिडी की रकम का आवंटन किया था वो करीब 80,000 करोड़ रुपए के आसपास था। तो इसका मतलब यह है कि ये रकम करीब करीब दोगुनी हो सकती है। हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि सरकार फर्टिलाइजर मंत्रालय की तरफ से जो मांगे की गई हैं उसमें उस पर कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। करीब करीब 2 बार कैबिनेट ने जो है करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मंजूरी जो है वो दे चुकी है। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं रॉ मटेरियल्स की, उसका असर साफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पर दिख रहा है और सरकार जो है सेफ साइड अतिरिक्त सब्सिडी का आवंटन जो है वो कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि 2 तरह की सब्सिडी सरकार देती है। एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है जैसे डीएपी जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो फिक्स्ड कंपोनेंट होता है सब्सिडी अमाउंट का, और एक यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है जो कि वेरिएबल अमाउंट होता है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सरकार जो है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि संसद के चालू सत्र में ही जो सप्लीमेंट्री ग्रांट पेश किया जाएगा उसमें यह अतिरिक्त रकम जो है फर्टिलाइजर मंत्रालय के लिए जारी किया जा सकता है। दिल्ली में पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है। पेट्रोल की घटी हुई कीमत आज आधी रात से लागू हो जाएंगी और दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद महंगे पेट्रोल की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी। भारत बॉन्ड ईटीएफ का तीसरा चरण 3 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। ये एक डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, उसके जरिए निवेशक सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। इस ईटीएफ का ये तीसरा चरण होगा जिसकी मैच्योरिटी अप्रैल 2032 में है। भारत बॉन्ड ईटीएफ का पहला चरण 2020 में लॉन्च किया गया था। इटलवाइज एसेट मैनेजमेंट इस फंड को मैनेज करती है और भारत बॉन्ड ईटीएफ के लॉन्च के मौके पर दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि इस ईटीएफ के जरिए लोग 1000 की छोटी रकम में भी बॉन्ड मार्केट में निवेश कर सकते हैं। The very important aspect of bond market deepening, which we are all concerned about for our long-term growth. We really, particularly for infrastructure financing, we know what's the importance of the bond market, and this bond market will develop as more and more people can get in and get in out. So liquidity is there, and
we also noticed that there were too many ISIN because each one was really very, very segmented, and so therefore, which we had anticipated that will play a role. They are playing the role. The AMC is also playing a role for large liquidations beyond 25 crore. So this has also made it possible for the people to actually park in sometimes money. If you are not really holding up to maturity, even then, you have an easy way of getting out. And then, of course, if you hold long enough, you have the benefit of indexation. और अब बात जीएसटी कलेक्शन की। आज सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,31,526 करोड़ रुपए हुआ है। और आपको बता दें कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन इसी साल अप्रैल में दर्ज किया गया था, जो कि 1.41 लाख करोड़ रुपए का था। और पिछले साल 2020 के नवंबर माह में कुल जीएसटी वसूली की तुलना में इस साल नवंबर में कलेक्ट किया गया जीएसटी 25% ज्यादा है। चलिए मनी मंत्रा की ओर रुख करते हैं, जहां पर आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे एनआरआईज भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं और उनके लिए भारत में किस तरह के निवेश विकल्प मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान भी। हमारे साथ हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज की इस खास पेशकश में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट की। हम बताएंगे एनआरआईज को कि अगर आपको भारतीय बाजार में निवेश करना है तो किस तरह के निवेश विकल्प आपके लिए मौजूद हैं और प्रक्रिया क्या है निवेश की, और साथ ही निवेश करने पर टैक्स इम्प्लीकेशंस आपके निवेश इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले मुझे जानना है कि भारतीय बाजार में अगर कोई एनआरआई इंटरेस्टेड हो निवेश करने में, भारतीय निवेश विकल्पों में निवेश करने में, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिरोज? देखिए कविता जी, विकल्प तो काफी सारे हैं। फ्रॉम एन एनआरआई स्टैंड पॉइंट, एनआरआई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एआईएफ में कर सकते हैं, एनपीएस भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं। तो एनआरआई के लिए जो विकल्प हैं वो काफी 70-80% रेसिडेंट्स जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई स्पेसिफिक डिबेंचर्स नहीं खरीद पाते, बॉन्ड्स नहीं खरीद पाते जब तक कि आरबीआई की अप्रूवल उस बॉन्ड इशू पे ना हो। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स काफी सारे एनआरआई भी कर सकते हैं जैसे रेसिडेंट्स करते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर अब निवेश प्रक्रिया पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहां पर मैं चाहती हूँ कि आप एनआरई फिरोज और एनआरओ खाता, इसमें एक तो ये किस तरह के दो खाते हैं, दोनों में फर्क क्या है और दोनों में किस तरह का निवेश एनआरआई करते हैं या करना चाहिए भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ये बताएं। कविता जी, दो बैंक के खाते होते हैं, एक एनआरई होता है, एक एनआरओ होता है। ज्यादातर एनआरआई दोनों खाता खोलते हैं। अच्छा। दोनों में डिफरेंस ये है कि एनआरई जो है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट कहलाया जाता है और नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी एनआरओ, ये एनआरओ अकाउंट्स में आप इंडियन रुपीस के चेक भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एनआरई में सिर्फ पैसा बाहर से ही आ सकता है, फॉरेन करेंसी का ही पैसा आ सकता है, इंडिया का चेक आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में रहते हैं, आपको अगर आपका एक एक्स्ट्रा घर है और आपको किराया आता है तो वो आप एनआरई अकाउंट में नहीं क्रेडिट कर सकते, सिर्फ एनआरओ में कर सकते। इसीलिए एनआरआई दोनों खाते रखते हैं। जो भी बाहर से पैसा आता है वो एनआरई में पहले जाता है, फिर आप उसको ट्रांसफर एनआरओ में जरूर कर सकते हैं, बट एनआरओ से एनआरई में ट्रांसफर नहीं कर सकते पैसे को। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो भी एनआरई में जो पैसा होता है वो फुल्ली रिपैट्रिएबल होता है, रिपैट्रिएटेबल होता है। तो आप अगर $1 मिलियन, $2 मिलियन, $10 मिलियन भी भेजें तो वापस लेके जाने की सरलता एनआरई में ज्यादा है। एनआरओ में बियॉन्ड सर्टेन लिमिट एक सीए की सर्टिफिकेट लगती है कि आपने इंडिया में टैक्स पे कर लिए। तो ये दोनों अकाउंट्स की एक एप्लीकेशन होती है एनआरआई के लिए, दोनों खोलने चाहिए, सेम बैंक के साथ खोलने चाहिए ताकि पैसे को बाइफिकेट करके रखा जा सके, और जब भी आपको पैसे अपने होम कंट्री में चाहिए वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं एनआरई से विदाउट एनी हेजिटेशन।
ऐसा भी नहीं है फिरोज कि एनआरई खाते में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उस पर जो आपकी इंटरेस्ट की कमाई होती है उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ जो भी एनआरओ खाते से की गई सेविंग्स हो, फिक्स डिपॉजिट हो, निवेश हो, उस पर कमाई जब होती है तो आपको टैक्स लगता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है कविता जी। म्यूचुअल फंड के हिसाब से मैं कह रहा था, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने सही हाईलाइट किया। एनआरई अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट्स पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा, तो अब जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपने कहा कि उनका रुझान निवेश का, एनआरआईज का ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अगर मैं टैक्स इम्प्लीकेशंस जो आम भारतीय के लिए है म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्या वो सेम होंगे या इनमें भी कुछ बदलाव हैं? बिल्कुल वही लागू होते हैं, बट एनआरआई के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादातर टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। जब भी आप रिडीम करते हैं पैसे, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपनी टैक्स की एक सर्टेन लिमिट डिडक्ट करके आपको पैसा क्रेडिट करते हैं। काफी बार आप अगर आपकी टीआरसी सबमिट करें, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट उसको कहते हैं, जैसे आप यूएई से अगर आप वो इशू करवा लें टीआरसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को सबमिट करें, तो वो आपकी टीडीएस भी डिडक्ट नहीं करते। तो एनआरआई और रेसिडेंट में ये डिफरेंस है कि टीडीएस डिडक्शन होता है एनआरआई में और रेसिडेंट में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, और रेसिडेंट अपने टैक्स को खुद जमा करता है। बट ये भी याद रखें कि अगर टीडीएस डिडक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको फाइल नहीं करनी अपनी रिटर्न्स। आपको फाइल करके अगर और थोड़े पैसे देने पड़े तो वो देने हैं, या फिर क्लेम करने हैं तो वापस रिक्लेम करने हैं। अच्छा फिरोज, क्योंकि एनआरआई भारत में नहीं होते हैं, ऐसे में मान लीजिए किसी एनआरआई को म्यूचुअल फंड में निवेश करना है मौजूदा हालात में, तो केवाईसी प्रोसीजर्स कैसे होते हैं? कैसे आप सुनिश्चित करें कि आप सही एएमसी को अप्रोच कर रहे हैं? खैर ऑनलाइन जाके आप कौन सा प्लान आपको सिलेक्ट करना है वो सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होगा जो आपको करना होगा, उस प्रोसेस की बारीकियां हमें समझाइए। कविता जी देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल है। उसमें ना तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, राइट। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आप स्ट्रेट अपने एनआरओ अकाउंट से या एनआरई अकाउंट से म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन जैसे एक रेसिडेंट इन्वेस्ट करता है वैसे इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन जब आप फिल करते हैं तो एक बॉक्स होता है जिसमें आपको टिक करना होता है कि मैं एनआरआई हूं, और करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट देना पड़ता है। सो द डिफरेंस बिटवीन अ रेसिडेंट एंड एन एनआरआई प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स और रेसिडेंट पे प्रैक्टिकली निल है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पीएमएस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रूल अलग। उसमें एक पीआईएस अकाउंट खोलना पड़ता है। पीआईएस अकाउंट वो डीमैट अकाउंट होता है जो एक स्पेसिफिक बैंक के साथ ही खोल सकते हैं, वो बैंक अकाउंट और पीएमएस खोल सकते हैं। तब वो जो स्टॉक्स हैं वो पीआईएस अकाउंट में लॉग इन होते हैं, और पीआईएस सिर्फ एक पीआईएस अकाउंट एक एनआरआई रख सकता है इंडिया में। और मनी मंत्रा की पूरी चर्चा आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आज के स्वदेश हीरो की। कोयला, जिसके बिना देश की ऊर्जा की कल्पना मुश्किल है, और इस कल्पना को पूरा करता है कोल इंडिया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला माइनिंग कंपनी है और साथ ही देश की महारत्न कंपनी भी। कोल इंडिया ने कैसे अपना सफर तय किया, जानते हैं कोल इंडिया की कहानी में। भारत में कोयले की खनन की कहानी 1774 में शुरू हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने नारायणकुंडी इलाके में पहली बार कोयले का खनन किया। लेकिन उस दौर में मांग ना के बराबर थी, तो ये उद्योग परवान नहीं चढ़ पाया। वक्त गुजरा और 1853 में जब भाप से चलने वाला रेल इंजन बना तो कोयले की खपत भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी। लेकिन आजादी के बाद भारत में कोयला ऊर्जा की सबसे बड़ा जरिया बन गया, और इसी ऊर्जा के मकसद को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने साल 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण किया, और फिर उनका कंट्रोल करने के लिए नवंबर 1975 को कोल इंडिया का गठन किया। उस दौर में ये कंपनी 79 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करती थी, और आज 600 मिलियन टन से ज्यादा का कोयला उत्पादन कर दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। कोल इंडिया देश के 8 राज्यों में फैली है, जहां इसके 85 खनन क्षेत्र है।
कोल इंडिया लिमिटेड की 345 खदानें हैं, जिनमें से 151 जमीन के अंदर है। देश में कुल उत्पादन का 83% कोल इंडिया लिमिटेड करता है। आज भारत कोयले के उत्पादन और खपत के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2011 को कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया। इससे पहले 23 अक्टूबर 2008 को कोल इंडिया को नवरत्न कंपनी घोषित किया गया था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 70% से ज्यादा कोयले से चलने वाले प्लांट से ही हासिल करता है। देश का 57% कमर्शियल एनर्जी कोयले पर निर्भर है, जिसमें CIL 40% की आपूर्ति करता है। अब जल्द ही कोल इंडिया नई ऊर्जा में भी कदम रख चुकी है। इसमें सौर, पवन, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रोजन, टाइडल शामिल है, जिसको लेकर CIL ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के जरिए से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना हासिल कर अपनी पहली वाणिज्यिक सौर परियोजना प्राप्त की है। 2,59,000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कोल इंडिया का मार्केट कैपिटल 95,000 करोड़ से ज्यादा है। साल 2024 तक कोल इंडिया का टारगेट कोयला उत्पादन को 1 बिलियन टन तक पहुंचाने का है, जिसके लिए कंपनी हर साल 289.4 मिलियन टन की क्षमता वाली 49 परियोजनाओं को शुरू करने जा रही है। कोल इंडिया की खास बात ये है कि ये पर्यावरण का खास ख्याल रखती है। मार्च 2021 तक कोल इंडिया 100 मिलियन पेड़ लगा चुकी है। इसलिए भारत सरकार की नवरत्न और महारत्न कंपनियों में शुमार कोल इंडिया को चुना है हमने आज का स्वदेश हीरो। तो चलिए, हमारे साथ अब जुड़ गए हैं कोल इंडिया लिमिटेड के CMD प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद जी, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। और सबसे पहला सवाल तो आपसे हम यही जानना चाहेंगे, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के थीम में कोल इंडिया आखिर किस तरह आगे बढ़ रही है, बताएं। कोल इंडिया प्लांटेशन के लिए एक विस्तृत रूप में काम कर रही है और इस साल हम लोगों ने पिछले साल की तुलना में प्लांटेशन का टारगेट लगभग 40% बढ़ाया है और इस साल हम लोग लगभग 1340 हेक्टेयर जमीन पर प्लांटेशन करेंगे, जिसमें लगभग 35 से 35 मिलियन सैपलिंग्स प्लांट किए जाएंगे। दूसरी तरफ डस्ट को रोकने के लिए हम लोग मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन के लिए काम कर रहे हैं और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, हम लोगों ने 35 FMC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसके अलावा उनसे लिंक्ड रेलवे लाइन पर भी काम कर रहे हैं। और इनके रेलवे लाइन और ये FMC प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने से, जो कि अगले 2 से 3 वर्षों में कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम लोग लगभग 90% कोयला अपना मैकेनाइज्ड वे में रेल लाइन से डिस्पैच कर सकेंगे। मैकेनाइज्ड वे में तो नहीं, लेकिन हाँ, रेल लाइन से डिस्पैच कर सकेंगे। वर्तमान में मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन लगभग 150 मिलियन टन है और मेरी उम्मीद है कि यह बढ़कर 550 मिलियन टन हो जाएगा, जिससे कि डस्ट का उत्सर्जन जो होता है वो कम होगा। नीरी से द्वारा एक स्टडी कराई गई जिसमें यह पता लगा कि मैकेनाइज्ड इवैक्यूएशन कराने से डस्ट और कार्बन उत्सर्जन दोनों में भारी कमी होती है। इसके अतिरिक्त भी हम लोग जो भी क्षेत्र है ESG से रिलेटेड, उस पर लगातार काम कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि कोल इंडिया की ESG रैंकिंग आने वाले समय में काफी ज्यादा सुधार होगा। ये बताएं, रिन्यूएबल में बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर अब इन्वेस्ट कर रही हैं और इससे कोल पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी तत्काल समाप्त हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। यद्यपि ये निश्चय है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल्स का शेयर जो है टोटल एनर्जी में वो बढ़ता जाएगा। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो भारत में एनर्जी की डिमांड में काफी ज्यादा चेंज आने वाला है। लगभग 5 से 6% ग्रोथ एनर्जी डिमांड में जरूर आने वाले वर्षों में होगी, क्योंकि भारत में जो एनर्जी का कंजम्पशन है दुनिया के एवरेज कंजम्पशन से भी काफी कम है, लगभग आधा है। ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में भारत में कोल की डिमांड भी बनी रहेगी और कोल बेस्ड पावर प्लांट में जो PLF है वो लगातार इम्प्रूव करता रहेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि सोलर एनर्जी में अभी स्टोरेज सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है तब तक के लिए हमें काफी हद तक कोल पर डिपेंड करना पड़ेगा। और कोल की डिमांड भी आने वाले वर्षों में, क्योंकि अन्य चीजों में भी कोल लगता है, उन सबको मिलाकर लगभग 4 से 5% की वृद्धि अवश्य होगी। आखिर ई-ऑक्शन प्रोसेसेस काफी ऊपर गए हैं, आपको क्या लगता है कि कोल के प्राइसेस इसको लेकर ऊपर जा सकते हैं? वर्तमान में अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो कोल के प्राइस थोड़े से अक्टूबर की तुलना में कम हुए हैं और शायद
थोड़ी सी कमी भविष्य में और होती जाएगी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल प्राइस जो होगा भारत के कोल से बहुत ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में कोल इंडिया को जो प्रीमियम मिलता है, जो कि इस साल लगभग 50% रहा है, इस वर्ष पूरे फिस्कल ईयर में कंटिन्यू रहने की पूरी संभावना है। आने वाले समय के लिए कोल इंडिया के टारगेट्स आखिर क्या सेट किए हैं आपने? जहां तक डिमांड की बात है, कोल की डिमांड इस साल डोमेस्टिक कोल की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कोल जो पावर के लिए कंज्यूम होता था या लो ग्रेड कोल जो अन्य फैक्ट्रीज में आता था, वो इंपोर्ट लगभग रुक चुका है, उसमें भारी कमी हुई है और वो पूरी डिमांड कोल इंडिया पर शिफ्ट हो गई है। इसलिए कोल इंडिया के लिए कोल की डिमांड किसी भी तरह से कम होने की संभावना नहीं है। पिछले साल हम लोगों ने 576 मिलियन टन डिस्पैच किया था, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग 670 मिलियन टन से ज्यादा डिस्पैच करेंगे। इस प्रकार का डिस्पैच राइज शायद इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन प्रोडक्शन जहां तक की बात है, तो हम लोग लगभग 640 मिलियन टन का प्रोडक्शन होना चाहिए, जो कि लगभग 6 से 7 मिलियन टन 6 से 7% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होगा। इसका एक कारण है, हम लोग की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि शुरू की पहली तिमाही में कोविड था, दूसरी तिमाही में बारिश काफी ज्यादा हुई है। लेकिन आने वाले महीनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रोडक्शन और डिस्पैच काफी ज्यादा बढ़ेगा और डिमांड भी काफी पॉजिटिव रहने वाली है। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अगर चीन, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की सीमाएं बंद होती हैं तो भारतीय मोबाइल सेक्टर पर बुरा असर पड़ सकता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बहरूपिया कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन ने एक बार फिर तमाम देशों की चिंताएं बढ़ा दी है। इसका फैलाव रोकने के लिए दुनिया भर के देश अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में 2 साल से मंदी झेल रहे भारतीय उद्योग जगत की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद फिर से नाउमीदी में बदल सकती है। ओमिक्रॉन की एंट्री का मोबाइल सेक्टर पर भी असर पड़ने के आसार दिख रहे हैं। चीन, ताइवान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया मोबाइल पार्ट्स के हब हैं। ऐसे में अगर इन देशों की सीमाएं बंद होती है तो मोबाइल पार्ट्स की शिपमेंट में कमी आ सकती है और इसका सीधा असर भारत में स्मार्टफोन की कीमतों पर पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि दिवाली और दूसरे त्योहारों के मौसम में बिक्री से मोबाइल सेक्टर के हालात कुछ सुधरे थे। अगर अब देशों की सीमाएं बंद करने का फैसला लिया जाता है तो अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आई तेजी एक बार फिर मंदी में बदल सकती है। 2021 में स्मार्टफोन के 160 से 168 मिलियन यूनिट शिपमेंट आने की उम्मीद है। पिछले साल के मुकाबले ये 36 से 37 मिलियन ज्यादा है। भारत में त्योहारी सीजन से पहले कई बड़े ब्रांड्स ने इन्वेंट्री बनाकर रख ली थी, लेकिन अगर शिपमेंट आने पर रोक लगती है तो ये कंपनियां बची हुई इन्वेंट्री के दाम बढ़ा सकते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री के लिए फिलहाल राहत की बात यह है कि सीमाएं बंद होने के बावजूद शिपमेंट्स की आवाजाही जारी है, लेकिन पूरी दुनिया अगर पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ती है तो उसकी उम्मीदों पर एक बार फिर झटका लग सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। आईपीएल 2022 का इंतजार कर रहे खेल प्रेमियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। दरअसल मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है और इस लिस्ट में कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पहले से भी कहीं ज्यादा मालामाल हो गए हैं। एक रिपोर्ट। 2022 का आईपीएल किन खिलाड़ियों को मालदार बनाएगा, जिनमें कई प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह लाखों में थी और अब करोड़ों में हो गई है। कोलकाता के वेंकटेश अय्यर और सनराइजर्स हैदराबाद के उमरान मलिक की सैलरी तो 39 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़ को 2022 के सीजन में 6 करोड़ मिलेंगे, जबकि 2021 सीजन में इस खिलाड़ी की सैलरी सिर्फ 20 लाख रुपए थी। जिन खिलाड़ियों की इस सीजन में बल्ले बल्ले हुई है उनमें वेंकटेश अय्यर, उमरान मलिक, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, अब्दुल समद, पृथ्वी शॉ शामिल हैं। वहीं आईपीएल 2022 से पहले मेगा ऑक्शन होना है। इसके साथ ही इस बार 2 नई टीमें भी जुड़ेंगी। 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद 1 से 25 दिसंबर के दौरान 3-3 खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ सकती हैं। ऑक्शन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास 48 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के पास 47 करोड़ 50 लाख, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 48 करोड़, मुंबई इंडियंस के पास 48 करोड़, पंजाब किंग्स के पास 72 करोड़, राजस्थान रॉयल्स के पास 62 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 57 करोड़
और सनराइजर्स हैदराबाद के पास 68 करोड़ रुपए हैं। इसके साथ ही आईपीएल 2022 के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों में सबसे महंगे मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा 16 करोड़, चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा 16 करोड़, दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत 16 करोड़, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली 15 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद के केन विलियमसन को 14 करोड़ में रिटेन किया गया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। वहीं दिल्ली ने ऋषभ पंत को 16 करोड़, सनराइजर्स हैदराबाद ने कैप्टन केन विलियमसन को 14 करोड़, मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को 16 करोड़ और आरसीबी ने विराट कोहली को 15 करोड़ में रिटेन किया है। इन सभी की सैलरी धोनी से ज्यादा है। माही को चेन्नई ने 12 करोड़ में रिटेन किया है। ईटी नाउ स्वदेश। और अब बताते हैं आपको तंजानिया के उस टिकटॉकर का किस्सा जो रातों रात बॉलीवुड का चहेता बन गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड इस तंजानिया के टिकटॉकर की अदा पर फिदा हो गया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहले इनसे मिलिए, ये है तंजानिया के टिकटॉकर किली पॉल और उनकी बहन। अब इनका देसी अंदाज देखिए। हिंदी गाने पर किली और उनकी बहन ने लिपसिंग कर वीडियो बनाया तो वो रातों रात वायरल हो गया। सोशल मीडिया में लोगों को दोनों भाई बहनों का अंदाजे बयान तो रास आया ही, बॉलीवुड तक में चर्चाएं होने लगी। ये गाना तनिष्क के म्यूजिक डायरेक्शन में बना था तो उन तक भी इस वीडियो का तंजानिया अवतार पहुंचा, जिसे देखकर तनिष्क बागची इतने खुश हुए कि उन्होंने किली पॉल को मैसेज कर साथ में काम करने का ऑफर दे दिया। ये पहली बार नहीं है जब किली ने बॉलीवुड के गाने पर लिपसिंग की हो। इससे पहले भी वो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म रईस के गाने जालिमा पर अपना एक वीडियो बना चुके हैं और ये गाना भी काफी वायरल हुआ था। ओ जालिमा, ओ जालिमा। फिलहाल किली को बॉलीवुड बुला रहा है और उम्मीद है कि किली तनिष्क के ऑफर को ना नहीं कहेंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।